नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देश में इस वक्त चुनाव आयोग, राहुल गांधी और अब शरद पवार, इन तीनों के बीच में एक अलग किस्म का द्वंद्व चल रहा है। वैसे तो पूरे देश में आज इस बात की चर्चा है कि आखिर हिंदुस्तान का चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। क्या भारत का चुनाव आयोग, जो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े संवैधानिक इदारे के तौर पर मान्यता प्राप्त है, जिसको विश्व भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है, क्या अब इलेक्शन कमीशन अपनी साख खो रहा है? आज चुनाव आयोग ने एक शपथ पत्र दाखिल किया, जवाब दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट, और कहा है कि जो 65 लाख लोगों को काट दिया गया है जिनका नाम, उनकी सूची हम लोग सार्वजनिक नहीं करेंगे और ना ये बताएंगे कि उनका नाम क्यों काट दिया गया है। अब ये जवाब आया है, हियरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज, और खासतौर पर महाराष्ट्र के संदर्भ में, कि आखिर महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र के नेताओं ने क्या बोला, हमारे साथ एक बहुत खास पैनल जुड़ रहा है। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं पूरे पैनल के साथ, और आप तमाम हजरात का जो आज जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, जो आप हर टेलीविजन चैनल पर देखते हैं, इनकी बुलंद आवाज को सुनते हैं। नेता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के। और भरत सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इकबाल मामदानी, अब जाना पहचाना चेहरा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जयंत माइनकर, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और यूएनआई में लंबे समय तक काम किया है, बंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है सर। मैं शुरुआत, अगर आप लोग इजाजत देंगे, तो इकबाल भाई से करूंगा। आज इकबाल भाई जो है, उनकी भतीजी की शादी है, तो उनको जाना भी है, उसमें से समय निकालकर हमारे पास आए हैं। इकबाल भाई, आप बता दीजिए, जो ये माहौल इस वक्त बन रहा है और शरद पवार ने जो बात कही है, उनके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में या पूरे देश में किस तरह का माहौल? धन्यवाद रविंद्र जी, आपको और आपके सभी दर्शकों का। देखिए, मैं आपको बता दूं, शरद पवार जी का जो बयान आया है ये काफी चौंकाने वाला है। और इस वक्त चौंकाने वाला इसलिए है कि राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद तकरीबन, और लोकसभा इलेक्शन के और विधानसभा के इलेक्शन के तकरीबन 9 महीने बाद आया है, जिस पर काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये भी मानना होगा कि शरद पवार जी जो है वो एक जाने माने पॉलिटिशियन है। उनको पता है किस वक्त क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। तो बहुत सही समझ करके वो सटीक चीजों को लेकर के उन्होंने बात की है। हालांकि विपक्ष जो है, अपना सत्ता पक्ष जो है, वो सवाल खड़ा कर रहा है कि शरद पवार ये कह रहे हैं कि नाम पता नहीं है, पता उनको आइडिया नहीं है। तो उन्होंने ये नहीं कहा है, आप अगर गौर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे याद नहीं है वो सारी चीजें। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है कि याद न हो, शरद पवार को चीजें याद होगी, हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर ये सारी चीजें बताएं और कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन चिंता की बात जो है सबसे बड़ी, वो ये है कि इस तरह का जो माहौल लगातार देश के अंदर अलग अलग जगहों पे बढ़ता जा रहा है। और मैं अभी इसलिए मानूंगा रविंद्र जी कि पिछले कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक मुलाकात हुई थी कुछ लोगों की, क्योंकि वो चैनल्स और पैनल्स पे देखते हैं अक्सर। तो उनका कहना था कि आपके पॉलिटिशियंस वगैरह से कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के बाद हम कुछ ऐसे टॉप पॉलिटिशियन से मिलना चाहते हैं। तो मैंने पूछा, भाई वजह क्या है मिलने की? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक पूरी टीम है जो चुनाव जिता सकती है। तो अच्छा। मुझे वाकई में, मतलब मेरे लिए बिल्कुल चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक था। मैं बोला कैसे? तो उन्होंने कुछ चीजें शेयर करनी शुरू की, जो मैंने आपको बातचीत में बताया। सारी चीजें वो किस तरीके से इस पूरे खेल को खेला जाता है और किस तरीके से वोटर्स को लुभाया जाता है, वोटर्स के अंदर किस तरीके से मैसेज भेजा जाता है, किस तरीके से व्हाट्सएप मैसेज चलता है, कैसी अफवाहें चलती, वो एक पूरा प्लान होता है। और उस प्लान के साथ में अंदर वोटिंग कैसे होगी, इसके अलावा कौन सी टीम क्या काम करेगी, इन सारी ही चीजों का ध्यान रखते हैं वो लोग। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक छोटे से छोटे स्टेट को जब जिताना हो तो उनका ये कहना होता है कि हम कम से कम $5 मिलियन जो है इस बारे में लेंगे। 5 मिलियन हमारे आपके लिए बहुत बड़ी रकम है, क्या इसमें कह कोई रहे हैं शक आप नहीं है। इकबाल भाई? हाँ, मतलब मैं एक कंपनी है जो $5 मिलियन लेगी और आपको चुनाव जिता जी देगी? बिल्कुल, बिल्कुल। और इस 5 मिलियन के अंदर देखिए, मतलब हमारे नज़र में एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ऐसा देखने जाओ तो हमारे यहाँ तो आग लगती है तो एक ही घर में इस तरह के पैसे मिल जाते हैं। तो मतलब एक तरीके से कोई रकम बहुत बड़ी भी नहीं है सरकारों के लिए। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो कई विद्वान महाराष्ट्र के यहाँ बैठे हैं, जाने-माने देश के लोग बैठे हैं, तो उनको पता है कि जिस देश की राज्य की महानगर पालिका की हज़ारों करोड़ की एक तरीके से क्या बोलते हैं कि
फिगर है पूरा, तो उसके जी। बजट है, तो उस बजट के लिए कोई 200-500 करोड़ रुपया कोई मायना रखता नहीं। $5 मिलियन यानी कि 43-44 करोड़ रुपए होते हैं। अगर बहुत बड़ी राजधानी आप पकड़ लो तो 200 करोड़ हो जाएंगे। तो 200 करोड़ तो कहीं सवाल ही नहीं है कि कुछ मायना रखता हो, क्योंकि अगर हम लाडली बहना के ऊपर भी जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो हजारों करोड़ के हो रहे हैं, स्कैम्स हमारे यहाँ हजारों करोड़ के निकल जाते हैं। तो सत्ता पाने के लिए इतना बड़ा पैसा मुझे नहीं लगता है कुछ बड़ा मायना रखता है। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा रविंद्र जी, मेरी 2 मुलाकातें हुई और मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि मुझे जिज्ञासा जागी कि इसे समझना चाहिए किस तरह होता है, ये पैनल कैसे काम करता है, कहाँ है। तो उनका कहना है कि ये टॉप बॉसेस से बात करेगा और अगर लगेगा तो हम डेमो भी देंगे, लेकिन वो टीम जो है हमारी बाद में डेमो के बाद में विदेश से आएगी। विदेश के अंदर से लौटने के बाद वो खर्च आपको उठाना होगा। जब यहाँ टीम रहेगी उसके अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिसको ये आइडिया होगी। तो मैंने कहा ये तो हो सकता है शायद अफवाह जैसी फैल जाए, लोगों के अंदर खबर लग जाए। पेगासिस का मामला एक सामने आया, तो उसने कहा नहीं, पेगासिस जैसा हम नहीं करेंगे कि पेगासिस की तरह वो सारी चीजें बाहर आ जाए, लेकिन हाँ, तो कॉल आप मान सकते हैं कि उसी तरीके से ये काम होगा कि किस तरीके से कौन सा लीडर है, किसको हमको ध्यान में रखना है, किसकी क्या क्या चीजें जो प्लानिंग हो रही है उस पर हमको निगाह रखनी है, उसको कैसे क्रैक करना है। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा, और मैंने वो सारी चीजें आपके साथ में बकायदा पूरी चीजें मैंने बताई भी आपको कि किस तरह ये मामला होता है। तो इससे शरद पवार जी ने जो बात की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में इस तरह की चीजें पॉसिबल है। और दूसरी, जैसे राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, और अगर चुनाव आयोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, देखिए अगर 44% बीजेपी पार्टी को वोट मिला है तो तकरीबन 42 के आसपास कांग्रेस को मिला है। 2% का मेरे ख्याल से अंतर है। और ये भाषा जो चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है, मुझे लगता है ये काफी दुखद है। वो बहुत सीनियर लीडर है, गांधी फैमिली ने इस देश के अंदर कई साल राज किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर काफी सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सवाल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं उसके जवाब देना चाहिए। उसकी जगह पर जो एफिडेविट पेश करने की बात की जा रही है 23B की, तो 23B जो है वो लागू होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि देश के अंदर चुनाव हो चुके हैं, और ये 23B जो है वो अगर कहीं वोटिंग प्रक्रिया शुरू होती है तो उसको चैलेंज करने के लिए होता है वोटिंग लिस्ट से पहले। तो अब तो चुनाव हो चुका है, चुनाव होने के बाद में ये सारी चीजें खोली गई है, तो उस पर जांच न करके एफिडेविट मांगकर सवाल खड़ा करना मुझे लगता है चिंता का विषय जरूर है रवि जी। जरूर है, बिल्कुल। किशोर तिवारी जी, अब आप क्या करेंगे? चुनाव आयोग ने तो बोल दिया है कि हम तो देंगे ही नहीं कुछ भी। 65 लाख आप मांग रहे हो, उनके नाम मांगना जानना चाहता है विपक्ष। तो सुप्रीम कोर्ट में तो आज बोल दिया चुनाव आयोग ने कि हम तो कुछ नहीं देंगे। आप लोग अब क्या कीजिएगा? ओपोजिशन क्या करेगा? अनम्यूट करना पड़ता है। अनम्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया, हो गया, हो हाँ। गया था। अरे भैया, आपने ही म्यूट किया था। तुम भी जी, जी, वो मोदी मीडिया के साइड के हो गए क्या? मैं एक बात बता रहा हूँ कि देखिए, इकबाल ने बताया उस प्रकार की कई कंपनियां भी घूम रही थी मार्केट में। और चुनाव में मैं पहले बीजेपी में था, और मैं आरएसएस बैकग्राउंड से आए वाला हूँ, और साला सब मुझे सब नेताओं से मेरे कनेक्शन है, क्योंकि मैं इमरजेंसी में भी जेल में था। और ये बीजेपी वाले कितने पाखंडी है मुझे मालूम है, तो वो किस हद तक जा सकते ये भी मुझे मालूम है। लेकिन कांग्रेस से मुझे कभी सरोकार नहीं था, क्योंकि कांग्रेस में आमतौर पे अब करप्ट लोग ज्यादा थे, बूढ़े हो गए, फिर भी सीटें नहीं छोड़ रही, तो मेरे खुद के ग्रजे से। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा तुमको कि विपक्ष का नेता कभी आरोप लगाता है तो इलेक्शन कमीशन के तरफ से बीजेपी के लोग जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, ये सब अनुचित है। कैसा हुआ कि सुबह ही मैं कल मिला था शरद पवार जी से। जी, शरद पवार जी ने मेरे से इस विषय पे बहुत बात की कि यार विश्वास ही नहीं रह गया अभी कि कौन आएगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। बड़ा विचित्र है। उनको भी लोग मिले, हाँ मेरे पास भी आए थे, क्योंकि मैं उद्धव ठाकरे का खासम खास था। हाँ, तो ये सब हमने किया, और इलेक्शन के पहले ही हमें बता दिया गया कि बीजेपी का 180 पे सेटिंग हो गया है। तो हमने यार बोला अभी साला लोकसभा के अंदर इतने बुरी तरह हारे वाले हैं, तो किसी भी हालत में। हमारे यहाँ तो क्या चालू हो गया था रविंद्रा, टिकटें
अपने नेता खड़े हो गए, जो मरने पे आए आमदा है वो भी खड़े हुए। कई पत्थर खड़े करने की बात करने लगे, और शिवसेना ने तो टिकटें बहुत बेच डाली। और लोग ले भी रहे थे टिकटें। तो सबको ये विश्वास हुआ कि जो भी खड़ा करेगा, जो भी खड़ा होगा महाविकास आघाड़ी से, वो चुन के आएगा। तो माहौल तो ऐसा था। लेकिन मैंने पहली बार देखा, मैं जयंत तो नहीं है लेकिन मैं पहली बार देखा यवतमाल जिले में और पश्चिम नागपुर में मैं रहता हूं, एक भी विक्ट्री प्रोसेशन निकला नहीं बीजेपी का, एक भी निकला नहीं, बराबर। एक भी। और जीतने के बाद कई मैयत हो गई ऐसे चेहरे थे उनके। और अभी भी डरते हैं, अभी भी डरते हैं। मैं बताता हूं कि नागपुर के पश्चिम में ही 30,000 वोट 5 महीने में बढ़ गए। अब 5 महीने में जो वोट बढ़े हैं, यानी सब्सट्रैक्शन डिलीशन के बाद एडिशन है वो। और सबसे बड़ी महत्व की बात है कि आखिरी के घंटे का वोटिंग जो आया वो बहुत बढ़ के आया है। तो पहले तो मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं उस वक्त लाइव सभी चैनलों पे था जी। लेकिन एनडीटीवी अकेला ही 183 बता रहा था जब 100 थे बीजेपी और ये, और वो 183-23 बता रहा था। तो मैंने बोला यार ये अडानी की कंपनी तो नहीं कर रही सब। लेकिन बाद में जो रिजल्ट आए तो 242 सीटें हमारे अपेक्षा से बाहर चले गई, और जो चुन के भी आए वो मार्जिन से आए, और बीजेपी के भी 500 की फर्क से बहुत चुन के आए। तो होता क्या है मुझे मालूम नहीं, सही बता रहा हूं। लेकिन है ना, ये ईवीएम के बाद ये बाजार इतना गर्मा गया है कि चुनाव के बाद विपक्ष सरकार के लोकतांत्रिक प्रोसेस पर ही आवाज उठाता है। अभी ऐसा हो गया, ईडी, सीबीआई, एनआईए, इतना क्या, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ले लो, दीपांकर दत्ता अभी जो आगाऊ की बातें किया, धनंजय चंद्रचूड़ जो बीजेपी के ट्यून पे डांस करने लगा था, और उसके पहले अभी आने वाले क्या है उसका नाम, सूर्यकांत की क्या नाम है, तो ये सब लोग है ना, यानी कि जुडिशरी भी उनके हाथ में है। ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई थी। तो मोदी जी को इसमें इंटरवेंशन की जरूरत है यार। मैं अभी बता रहा हूं, अभी महाराष्ट्र में मिनी असेंबली है, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, इनके चुनाव है। ये तो बैलेट पेपर पे कर लो। क्या है, देश के प्रजातंत्र पे अगर विपक्ष ऑब्जेक्शन लेता है, जैसा इकबाल ने बताया कि उसको भी तो 40% लोग वोट डाल रहे, और महाराष्ट्र में विपक्ष की पोजीशन अभी भी बहुत स्ट्रांग है, अभी भी बहुत स्ट्रांग है। अरे 50 एमएलए ही पूर के उड़ जा रहे इनको, और सरकार कितने डिफेंस में, उपराष्ट्रपति गायब। मेरे को समझ में नहीं आता। बीजेपी एक गुच्छा लोगों के हाथ में चले गई है, और अभी तक भी 17 सितंबर आ रहा है, अभी तक भी ये बोला नहीं गया है कि मोदी जी अपने पद से जाएंगे और नितिन गडकरी अपने पद पे आएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, रविंद्र सिंह जी 2 दिन से गुजरात लॉबी यूट्यूब चैनलों पे नितिन गडकरी के खिलाफ घंटा का प्रोग्राम चालू हो गया। अच्छा, अब गोदी मीडिया भी चलाएगी, अब गोदी मीडिया भी चाहेंगी कि इथेनॉल से 2000 करोड़ खा गया। तो मैं क्या बता रहा हूं कि देश में प्रजातंत्र खतरे में है। उसमें विपक्ष का तो ऐसा हालत कर दिया, जैसे मैं हूं तो मुझे 3 महीने में एक बार ईडी, इनकम टैक्स वाले मेरे घर पे आके चले जाते हैं। और तो सब नेताओं को चुप करना, जो शाम के वक्त आके टीवी पे सच बोलता है
उसको जेल में जाने की तैयारी रखना है। तो चलो ये नसीब है हमारा, चलो करेंगे अब। लेकिन मैं बता रहा हूं कि देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए ऐसा तो ये बोलता ही नहीं इलेक्शन कमीशन। जी। ये तो कहाँ का इलेक्शन कमीशन है? हाँ। वो आदमी भी गायब है। वो जब उस वक्त शेरो शायरी मारता था, इलेक्शन कमिश्नर था वो, शेषन की औलाद थी वो। हाँ, जो शेरो शायरी मारती थी, अभी फरार है वो फरार है, वो देश छोड़ के भाग गया, मुझे मालूम पड़ा। तो बड़े 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 देश में गड़बड़ देश छोड़ के घोटाला चले गए झाला। क्या? आप दादा क्या कह रहे हैं कि राजीव कुमार देश छोड़ के चले गए? नहीं, वो 6 महीने पहले ही भाग गया। वो 6 महीने वो माल्टा में या कहीं तो भी लिया है उसने नागरिकत्व, राजीव कुमार। हाँ, वो कहाँ है वो अभी? धनखड़ को तुमने देखा क्या? तुमने नहीं देखा? राजू कुमार, ये राजेश कुमार को मिलने गया था मैं। अच्छा। ये मेरे को मिला नहीं। देखो, जयप्रकाश नारायण ने जैसी क्रांति की थी वैसी क्रांति की जरूरत है, क्योंकि ये पाखंडी कहां तक जाएंगे मुझे मालूम नहीं। अब मुझे बताइए, इकबाल भी बताएगा या जयंती भी बताएगा, विपक्ष का नेता कोई आरोप लगाता है तो उसको बोलता है तुम शपथ पत्र पे रखो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। अरे तुम क्या, प्रोटोकॉल में जो 7वां आदमी है, इंडिया के प्रोटोकॉल में, कॉन्स्टिट्यूशन से जो 7वां आदमी है, उसको प्रोटोकॉल के 9th वाला पूछता है कि इसकी नागरिकत्व क्या है? तुमने क्या आई विटनेस है क्या? अरे सुब्रमण्यम स्वामी बता रहे, भारत की सेना बता रही, वो जिसकी कमर टेढ़ी हो गई वो कौन है? राजनाथ सिंह बोल रहा। तो वो मुझे बताइए कि चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जगह मिनिमम ली है। अब साले और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता मालूम है? राहुल गांधी ने टेप लगा के मोच के आना चाहिए। तो व्यवस्था में क्या हो गया कि जिनको अपन ने कस्टोडियन बनाया था वो भी चोर निकले जी। प्रजातंत्र के कस्टोडियन सारे चोर निकले। अगर विपक्ष पूछता है कि भैया हमको समझाओ कि हम चुनाव क्यों हारे, तो बोलते हैं कि बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ, जहां जहां तानाशाह रहते वहां वहां ऐसा ही होता। अरे मुझे बताइए, ये मौकरी है भैया, मौकरी है। और मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं भाई, इसमें 4th स्टेट पे कोई कानून नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। महाराष्ट्र का इलेक्शन रिग किया गया और वो इलेक्शन कमीशन ने किया, और इसके वजह से अब हमारे बुरे हाल चल रहे हैं। और बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। किसानों के बुरे हाल है, बेरोजगारों के बुरे हाल है, किसान विधवाओं के बुरे हाल है। देश की पूरी वेलफेयर स्टेट खत्म हो चुका है। वोट चोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पैसे खाना बंद करना चाहिए। इकबाल, मैं बता रहा हूं, पैसे खाना बंद करना चाहिए। ये साले कबूतर खाने बंद कर रहे। अब कबूतर पे काम कर रहे और पैसे खाने पे नहीं कर रहे। मैं क्या करूं? अब देखिए, आज भी अभी आप जाइए मंत्रालय में, सोमवार को आप सुबह से शाम तक जाइए और फिर मेरे को फुटेज भेजिए। मैं आपको 99% मंत्रालय के टाउट बताऊंगा जो विजिटर बोल के है, यानी दलालों के हाथ में सरकार चली गई है। और ये सरकार ने इलेक्शन कमीशन को अपना प्रवक्ता या एक्सटेंडेड हैंड बना दिया है। जी भाई, देश की युवाओं से मुझे कहना है, जी बताइए। देश की युवा, एक लाइन बोल देता हूं मैं, देश की युवाओं से रविंद्र सिंह शेनोट के इसमें चैनल पे ये बोलता हूं कि अब मशाल लगा के आ जाओ सड़क पे। ये देश बेचने को निकले हैं। जैसे महाराष्ट्र पूरा अडानी को दे रहे, तो इनको सबको भगाओ। नीरव मोदी सरिका, ललित मोदी सरिका
ये मोदी भी भागना चाहिए। जी। भरत भाई, आप क्या किशोर दा की बातों से सहमत हैं क्या? अनम्यूट करेंगे दादा, अनम्यूट करेंगे भरत भाई, अनम्यूट नहीं है आप, म्यूट है। हाँ अभी जी बराबर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही किशोर आ रही है भाई? आ गई। नहीं, किशोर भाई ने जो कहा है उससे बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ कि इस समय इलेक्शन कमीशन हो या देश की सत्ता जिसके पास है, बाहुबल जिसके पास है, और वो जिस तरह से देश चला रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं, और किस तरह से चोरी हो रही है ये भी देश देख रहा है। देश ये भी देख रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने आज एक एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट को, और कहा कि मैं बाध्य नहीं हूं 65 लाख जो वोटर्स हमने निकाले हैं उसको बताने के लिए। जी। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की दादागिरी है, और किसके खिलाफ वो है? सर्वोच्च न्यायालय। जो हम सब कहते हैं कि अगर कहीं भी हमको न्याय मिल सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय में मिल सकता है, या उससे बड़ा तो न्यायालय, मुझे लगता है उससे बड़ा तो कोई संविधान में कुछ लिखा नहीं है। तो जब अगर हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएं और हम वहां पे गुहार लगाएं, और जिसके खिलाफ लगाए वो दादागिरी कह के कहता है कि नहीं हम तो देंगे नहीं भाई, आपको जो करना है करें, तो देश के प्रधानमंत्री या जो देश चला रहा है अब उसको जवाब देना चाहिए कि बड़ा कौन है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या इलेक्शन कमीशन बड़ा है। तो अगर इलेक्शन कमीशन बड़ा है तो ये हम मान के चलते हैं कि अब के बाद फिर इस देश में कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, और जो सरकार चला रहा है वो 100 साल 200 साल या 500 साल तक इसे ही चलाता रहेगा। तो ये देश के लिए घातक है, और मुझे लगता है संविधान के लिए घातक है। और विपक्ष जो लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो किशोर जी की पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे वो पूरा विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, वो पार्टियां इसलिए लड़ रही है कि देश का संविधान बचा रहे, देश में जो एक समरसता है वो बची रहे। और अगर वो नहीं बची रहेगी तो हम एक तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, जो तानाशाह जो कहते हैं, बार बार ये कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता, कि आपको याद होगा 1975 में क्या हुआ, आपको याद होगा इंदिरा जी ने क्या किया था। हमने उसके लिए बहुत बार माफी मांग चुके हैं कि ये गलती हुई थी, लेकिन क्या वो तानाशाही आज नहीं चल रही है? क्या वो तानाशाही आपको नहीं दिख रही है क्या देश में? जब एक इलेक्शन कमीशन आज तानाशाही नहीं कर रहा है, क्या आपको देना पड़ेगा। और सही किशोर भाई ने कहा कि हम सभी को अब जो है मौका, अब इससे ज्यादा, अब कहते हैं ना कि देश भी नहीं झेलना चाहता है और विपक्ष भी नहीं झेलना चाहता है। अब हमको सड़क पे उतर के कुछ ना कुछ बड़ा चीज करना पड़ेगा, देश में एक आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी की बात की, चाहे देश में हमारे जितने 140 करोड़ जनता है। देखिए, आप महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव के पहले जो रिपोर्ट आ रही थी, आप पत्रकार है, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि रिपोर्ट क्या कह रहा था। रिपोर्ट ये कह रहा था कि आघाड़ी की सरकार एक तरफा बन रही है। ये तो एकदम उल्टा हो गया, एकदम एक तरफा। तो पूरा जो है वो इनकी सरकार बन गई, भाजपा की, इनके साथियों की सरकार बन गई। अजीत पवार की स्थिति ये थी कि कोई मानने को तैयार नहीं था। मतलब खुद अजीत पवार के जितने लोग लड़ रहे थे वो मानने को तैयार नहीं थे कि हम जीतेंगे। हम मुश्किल से अगर 2, 5, 10 सीट जीत ले वो बड़ी बात है, लेकिन वो 41 सीट आते हैं। जिस शिंदे जी की हालत ये थी कि उनको सीट देने के लिए सोच रहे थे कि सीट दे कि नहीं दे, कितनी नहीं दे, हारेंगे जीतेंगे, वो 57 लेके आ जाते हैं। भाजपा खुद जो अपने आप को ये सोच रही थी कि हम 100 पार भी होंगे कि नहीं होंगे, वो 132 लाती है। आखिर कैसे संभव है? ये संभव तभी हुआ जो राहुल जी ने कहा। राहुल जी ने कहा कि चोरी हमने पकड़ी है, वो महाराष्ट्र में चोरी हुई है, वो जो है कर्नाटक के एक विधानसभा की बात उन्होंने की, कर्नाटक में चोरी हुई है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, आप मध्य प्रदेश में यही ट्रेंड चल रहा था कि इस बार तो सरकार गई भाजपा की। शिवराज सिंह चौहान खुद ही सोच रहे थे कि अब तो हम खत्म हो गए, लेकिन वहां पे भी बम्पर वोटों से जीतते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में नहीं, भाजपा के दबाव में, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी के दबाव में काम कर रही है। और जब तक इनका जो है दबाव रहेगा, तो आपको लगता है
कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव होगा और निष्पक्ष जो है सरकारें बनेगी। ये तो चोरों की सरकार चल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे आप वो जो मध्य प्रदेश ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए। तो क्या आप इसी तरह से चोरों की सरकार बनाना चाहते हैं? जनता, आप और मैं, चाहे किशोर भाई हो, चाहे विपक्ष के जितने भी लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि जनता ने हमें वोट दिया है और जनता खुद सोच रही है कि मैं बटन दबा के तो इस धनुष बाण का आया था, पंजे का आया था, तो ये आखिर इनकी सरकार कैसे बन गई? चाहे वो कमल का फूल कैसे खिल गया, धनुष बाण कैसे खिल गया? तो ये एक शंका देश की जनता के बीच में भी है, हमारे सारे नेताओं के बीच में भी है, हर के बीच में। क्यों ना दूध का दूध, पानी का पानी करा दिया जाए? किशोर भाई ने ठीक कहा कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव होने वाला है, महानगर पालिका का, नगर पंचायत का, जिला पंचायत का, उसमें बैलेट पे करवा लीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सच है कौन झूठ है। और आप सही हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे कह रहे हैं कि हम 65 लाख का जो है वोटर्स का जो है आपको नाम नहीं दे सकते, नाम नहीं बता सकते? यानी कि आपने गलत किया है, गलती कर रहे हैं। और यही वजह है ना कि देश, राहुल जी आज बार बार ये कह रहे हैं, क्यों ये बार बार कह रहे हो? इतने प्रूफ के साथ में आपको एक एक चीज बताया है। किसी घर में 80 वोटर आते हैं, किसी घर में 140 वोटर आते हैं, ये तो कमाल की बात हो गई ना। और भाजपा के एक अभी तो आया है बिहार के एक उप मुख्यमंत्री का जो है वो 2 जगह नाम है। अभी तक तो आप जो है चिल्ला रहे थे तेजस्वी के लिए, अब आपके जो है डिप्टी सीएम का 2 जगह नाम है, उसके लिए क्या करेंगे आप बताइए? किसी मीडिया में ये नहीं चलेगा। आप देखिए कोई एक पत्रकार है और मीडिया नहीं बोलेगी कि भाई उनका 2 जगह नाम है तो कैसे हुआ, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन उनसे एफिडेविट नहीं मांगेगा, लेकिन राहुल जी से एफिडेविट मांगेगा कि आप एफिडेविट दे दीजिए। अरे भाई सच बोलने के लिए एफिडेविट देना है, और आप तो एकदम डंके की चोट पर सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि एफिडेविट तो छोड़िए, हम आपको नाम भी नहीं देंगे। क्या कर लेंगे आप बताइए? तो ये बड़ी विवशता है। और मुझे लगता है सीजीआई जो इस समय गवई साहब है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और उनको कुछ न कुछ इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब रास्ता क्या बचता है? रास्ता एक ही बचता है कि हमें सड़क से लेकर संसद तक फिर से एक सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था, वो सत्याग्रह की जरूरत है। हम हिंसक बात नहीं करेंगे, हम हिंसा को जो है वो तरहीज नहीं देते हैं और जगह भी नहीं देते हैं। हम सत्याग्रह करेंगे और वो सत्याग्रह का माध्यम होगा देश की जनता को, एक एक जनता को सड़क पे आके संसद तक जो है पूरी तरह से हमको रोड पे उतर के अपने हक जो हमारा हक है वो हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जाके इस देश में बैलेंस होगा। क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष जब तक ये देश में रहेंगे तभी मुझे लगता है संविधान बचेगा। जी जी बिल्कुल, भरत भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जो संकट है। जयंत भाई, एक बात मैं जानना चाहता हूं, ये क्या हमारा संविधान, हमारा देश का लोकतंत्र, क्या कोई भी आदमी आके ऐसे खत्म कर देगा? क्या चुनाव आयोग में अगर कोई लोग आ गए जो संविधान सम्मत काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो क्या हमारे देश की जनता या पॉलिटिकल पार्टीज ये खत्म होने देंगी? क्या लगता है आपको? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर याद आता है, उन्होंने कहा था कि वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी है, लेकिन इसका अगर इस्तेमाल ठीक ढंग से करे तो अगर यही इस्तेमाल कहीं गलत रास्ते से चला जाए तो ये गलत भी हो सकता है। और जो पहली गलती हमने 1975 से 77 तक भुगती है, जिसका जिक्र अभी हमारे मित्र ने किया, मैं भी उसी का एक विक्टिम हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी इमरजेंसी में अरेस्ट हुए थे। मैं बहुत छोटा था, स्कूल गोइंग था। आज वही एक मिसयूज हो रहा है। हम तो अभी मुद्दे पर अगर सीधा आ जाएंगे तो नॉन करप्शन कंट्रोवर्सी जो है भारतीय राजनीति में, जिसकी वजह से जो करीब 2 दशक तक चली, जिसकी वजह से कितने सरकारें आई गई, लेकिन बोफोर्स नाम चलता रहा। मुझे समझता नहीं, बोफोर्स में किसी ने वीपी सिंह को ये एफिडेविट की बात की थी? यही बीजेपी के वाजपेयी, आडवाणी, इनमें से या जसवंत सिंह या जो भी कोई गलियों के नेता उस वक्त थे, प्रमोद महाजन से लेके, इनको किसी ने बोला था आप हलफनामा दीजिए? किसी ने नहीं कहा था। चलिए बोफोर्स तो राजीव गांधी भी वो तो राजीव गांधी की उसी में हत्या हो गई, बोले ही वो रीजन दूसरा होगा।
नतीजा ये निकला कि बोफोर्स यानी कुछ भी नहीं था, तब तक 20 साल बीत चुके थे। मैं सीधा 2G स्पेक्ट्रम पे आता हूँ 2012 पे। उस जी। वक्त भी किसी ने ये बात की थी। मैं कैग पे आता हूँ, किसी ने बात की थी। ये सब उस वक्त एलिगेशन करने वाले यही लोग थे। हो सकता है इनमें से कोई लोग तो वो रामलीला मैदान में बैठने वाले थे, कोई एक आधा आदमी लड़की के भेष में भाग भी गया था जिसकी दाढ़ी दिख रही थी, ऐसे भी लोग होंगे। ये सब था। उस वक्त किसी ने भी हलफनामे की बात नहीं की थी। ये आज क्या हो रहा है? ये आप बात वही करते हो। सबसे बड़ी बुरी बात क्या है कि ये बात अगर जवाब में नरेंद्र मोदी दे तो मैं मान जाऊंगा। ये बात जवाब में हमारे देवेंद्र फडणवीस दे तो वैसे ठीक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का कद नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर है, इन्हें उनका जवाब प्राइम मिनिस्टर ने ही देना चाहिए। लेकिन मैं मान जाऊंगा कि चलिए देवेंद्र फडणवीस अपने बॉस को ठीक रखने के लिए काम कर रहे। मुझे तब ताज्जुब होता है कि राहुल गांधी का जवाब इलेक्शन कमीशन देता है। कब? जबकि पहले देवेंद्र फडणवीस दे चुके हैं। पहले देवेंद्र फडणवीस ने देना यही गलत है। और ये हलफनामे की बात इलेक्शन कमीशन ने करना यही गलत है। क्योंकि मैं LIC तक जा सकता हूँ, मैं पहले स्कैम तक जा सकता हूँ जो फिरोज गांधी के जमाने में जो हुआ था, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। मैं सीधा बोफोर्स से लेके 2G CAG तक आता हूँ। किसी ने भी हलफनामे की बात नहीं की थी। ये बात करने का इलेक्शन कमीशन के बॉसेस को अधिकार किसने दिया? पूरी डेमोक्रेटिक बात। और जहां एक थोड़ा सा एक ही सेंटेंस में कह दूंगा, जहां डेमोक्रेसी खत्म होती है, चाहे वो इमरजेंसी रहे जिस वक्त भी मैं लड़ा था, आज भी 11 साल से लड़ रहा हूं, क्योंकि जहां डेमोक्रेसी खत्म होती है जर्नलिज्म वहीं शुरू होता है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी वाले हैं और हम वही काम कर रहे हैं। आप किसी भी चैनल पे जाइए, मैं किसी को गोदी मीडिया वगैरह मैं मानता हूं होते हैं, लेकिन मोस्टली आप देखिए तो कभी कभी ऐसा पैनल भी मिलता है कि सभी एक ही सुर में बोलते हैं और वो एंटी रूलिंग पार्टी रहता है, जैसा अभी चल रहा है। और कभी ऐसे भी चैनल होते जो पूरे प्रो रूलिंग रहते हैं। ये भी चल रहा है। लेकिन मोस्टली जर्नलिस्ट अगर उनको पूछा जाए तो दे आर अगेंस्ट। ऐसा होने के बावजूद जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है वो ये है, ऐसे माहौल में महाराष्ट्र में 236 सीटें कैसी आई? ऐसे माहौल में, जो माहौल अभी हमारे मित्र किशोर तिवारी बोल रहे थे कि बीजेपी वाले हमारे यवतमाल के तो जुलूस निकालने के लिए तैयार नहीं थे। बोल रहे थे पश्चिम नागपुर में भी गारंटी नहीं थी, हमारे प्रभाकर जी बताएंगे। किसी को गारंटी नहीं थी। 236 जो हमारे वसंतराव नाइक को कभी मिले नहीं, वो भी 202 या 203 तक पहुंच गए थे। तो प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है, प्रॉब्लम है एक विरोधी पक्ष नेता नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर अगर बता रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। डेटा मांग रहा है तो डेटा दो। अगर जयंत पांडुरंग माइनकर मेरा नाम अगर यहाँ है और साथ में मेरा ही नाम बिहार में आ रहा है, फोटो मेरा ही आ रहा है, तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो। ऐसा क्यों हो रहा है? वेरी सिंपल। और डिजिटाइज्ड डेटा में ये करोड़ों लोगों को इस प्रकार से चेक करने के लिए हमको 7-8 महीने नहीं लगते, ये कुछ मिनटों की बात रहती है। क्यों नहीं कर रहे हैं? एक ही घर में 40 लोग कैसे रहते हैं? या तो ये सब चेक करके बताओ ये गलत है। आप चेक नहीं करते लेकिन आप कुछ हलफनामे की बात करते, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। मुझे अभी तो भी इतना ही कहना है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई जयंत भाई। प्रभाकर जी, आपके ऊपर इन्होंने बॉल फेंक दी है। अब आप बता दीजिए पश्चिम नागपुर में क्या हुआ? नागपुर में अभी और जो अभी तो चल रहा है, एक नागपुर के नेता गडकरी साहब कह रहे हैं मेरे तो 3.5 लाख वोट काट दिए थे। वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। हाँ, वो कहते हैं। हम तो बोल रहे थे कि भाई वो उनको यकीन था कि वो 3.5 से नहीं 5 लाख 5.5 लाख वोट ही चुन के आएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ।
और वो जो बोलते थे कि मेरी लोकप्रियता बहुत है, अत्यधिक है, तो मैं प्रचार के लिए भी घर से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन जी उनकी जी मिसेस बोला। को और उनके बच्चे को, फैमिली को रोक के आना पड़ा। और आने के बाद भी उनको नागपुर में 2.5 लाख से ज्यादा वोट में लीड मार्जिन नहीं मिला। कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो बड़ा चढ़ा कर फिगर बता रहे थे वो तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब चुनाव धांधली हुई है या नहीं हुई है, अभी हमारे विकास ठाकरे साहब जो चुन के आए हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लग के देवेंद्र फडणवीस जी का भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो देवेंद्र के कॉन्स्टिट्यूंसी में घपला हुआ है, चुनाव धांधली हुई है, ऐसा कहकर कुछ लोग। प्रभाकर भाई का लगता है संपर्क थोड़ा सा कट रहा है बार बार। इकबाल भाई आपसे वापस बातचीत शुरू करते हैं। तो ये तो बड़ी बातें बोल रहे हैं कि गडकरी का भी वोट काट दिया, गडकरी ने खुद, ये वीडियो वायरल है, आप देख ही रहे होंगे, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो खैर बोल ही रही हैं ये बातें। तो अब ये इलेक्शन कमीशन क्या घर बैठ के ही पूरा इलेक्शन मैनेज हो जाएगा क्या, या कोई लोकतंत्र जमीन पर? आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे नाना पटोले जो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे, प्रदेशाध्यक्ष, वो पोस्टल बैलेट से चुन के आए, ख्याल रखिए। पोस्टल द्वारा जो वोट गिरे 212, उसके बदले तो चुन के आए, नहीं तो गए 12 के भाव में। और चुनाव के पहले बीजेपी के कुछ लीडर, जैसा हमारे बावनकुळे साहब ने बोला था, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि विदर्भ में कम हमारी 20 सीटें खतरे में है, जो हम जीत नहीं सकते। वो 20 भी उन्होंने जीत ली। कैसे जीत ली? जो पहले चुनाव के पहले बोलते कि हमें खतरे में हम लोग, और चुन के आते हैं वहीं से। ये कैसा होता है? एक कांग्रेस का लीडर पोस्टल बैलेट भी चुन के आता है, जिसका काम है उस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एमपी रह चुका है, सिर्फ 212 से चुन के आता है। ये क्या मसला है? एक बात क्लियर है, अभी तक मैंने बहुत सारे वक्ताओं से सुना। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन कर दूं कि आपने बहुत बढ़िया सब्जेक्ट रखा है आज के इसमें, आपका भी शुभकामनाएं देता हूं आपको। नरेंद्र मोदी का व्यवहार हुकुमशाह जैसा है, ऑटोक्रेट। 2002 में वो गुजरात के सीएम थे, उस वक्त गुजरात में दंगल हुई थी, आपको मालूम है। और दंगल में जो दंगा हुआ, उसमें राइट हुए, क्या हुए? हिंदू वर्सेस मुसलमान, और हिंदुओं के वोट मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने गुजरात की विधानसभा भंग कर दी और बता दिया कि चुनाव जल्दी से जल्दी ले लो, ताकि ले लो। मंशा साफ थी कि उनको हिंदुओं के वोट चाहिए थे। लेकिन उस वक्त के जो इलेक्शन कमीशन सीईसी थे, जेएम लिंगडो साहब ने अपोज किया कि नहीं, गुजरात के हालात अभी ठीक नहीं है, ध्रुवीकरण हो गया है, धर्म पे लोग जा रहे हैं, अभी चुनाव करना उचित। प्रभाकर भाई का फोन कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, कट रहा है बार बार। हम लोग, इकबाल भाई आप स्टार्ट कर दीजिए मेरे ख्याल से। रविंद्र जी देखिए, जैसे लगातार किशोर जी, जयंत जी इमरजेंसी की बात कर रहे थे। खैर उस वक्त हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन जो पढ़ा, जो सुना हमारे माता पिता से या कुछ और लोगों से, तो उस इमरजेंसी के अंदर हालात खराब थे, लेकिन उस वक्त भी आवाजें उठ रही थी, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या अखबार हो, वो पेपर एडिटोरियल खाली रखते थे। लेकिन इस बार जो इमरजेंसी मुझे नजर आ रही है, मुझे लगता है इसके अंदर सभी जगह खामोशी है। और हम जिस तरीके से स्टेटमेंट, अच्छा आपका कट गया था, प्लीज बताइए, पूरी कर लीजिए। हमारे कट रहा है, मेरा मोबाइल बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, पता नहीं क्या है। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। लिंगडो साहब के खिलाफ कितना विष उगाला था ये मोदी साहब ने। आज जो बीजेपी वाले सीईसी के लिए रो रहे हैं, उनके साइड में जा रहे, वही लोग सीईसी लिंगडो के खिलाफ कितना आग उगाले थे, कितना पॉइजन फेंका था उन्होंने मुझसे। बराबर निकालिए, हिस्ट्री क्या बताती है। अभी तो आप शुरू कीजिए इकबाल भाई, मुझे लगता है बात हो नहीं पाएगी प्रभाकर जी से। देखिए, मैं ये कह रहा था कि नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके से कहा है, उनके 3.5 लाख वोट जो है काटे गए। नितिन गडकरी बहुत सीनियर, बहुत समझदार, सुलझे हुए नेता है देश के अंदर, और भाजपा आज जिस काम को लेकर के लगातार
अपने गुणगान कर रही है देश के अंदर, वो लगभग मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी के ही हाथ में आती है। और नितिन गडकरी चूंकि महाराष्ट्र से रहे हैं, हमने मंत्रालय में उनसे काफी मुलाकात भी की है, हम पर्सनली जानते भी है उनका काम पर। तो नितिन गडकरी का विजन जो है वो बहुत बड़ा है, और इन सारी ही चीजों को लेकर के गुजरात लॉबी समझती है कि अगर कांटे की कोई टक्कर दे सकता है तो नितिन गडकरी इस वक्त मौजूद है, और उनके संघ से भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और इन 70 सालों के अंदर अगर आप देखोगे तो आजादी के बाद से तो इस तरह के जो हालात हम देख रहे हैं, पहली बार सारी चीजें हो रही है अलग अलग, चाहे विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाए, या धनखड़ जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उसकी आखिरी स्पीच नहीं होती है, सत्यपाल मलिक का एक वीडियो घूम रहा है लगातार, हम आखिरी वीडियो देख रहे हैं जिसके अंदर वो मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, एक पीएम को। दूसरा, राज्यपाल की विदाई जो होती है वो चिंता की बात इसलिए होती है इस पूरे मामले के अंदर कि जो एक प्रोटोकॉल होता है अंतिम संस्कार का एक राज्यपाल के लिए, वो नहीं दिया जाता है। तो ये अलग अलग चीजें जो है वो चिंता की विषय इसलिए है कि अगर जो बात हमसे करेगा वो हमसे फिर लड़ेगा। यानी कि अगर आप पॉलिसी देखो पूरे देश की ना, तो रवीन जी ये चल रहा है कि झूठे हो तो ऐश करो, सच्चे हो तो सबूत पेश करो। अगर आप सच बात कर रहे हो तो आप सबूत लाइए कि आप सच बोल रहे हो, ये चाहे इलेक्शन कमीशन की बात हो या किसी की हो। आप इस पूरे मामले के अंदर देखिए कि सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं एक ऐसी संस्था पर जिसका काम निष्पक्ष इलेक्शन कराना है। चाहे वो शरद पवार जी ने कहा हो कि मेरे पास लोग आए, या राहुल गांधी से मिले हो, सभी ने तो यही कहा ना कि भाई हमें इलेक्शन कमीशन पे या उसकी संस्था पर पूरा यकीन है। लेकिन वो सारी चीजें पलट गई। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है, वो एफिडेविट मांग रहे हैं, और जिस पार्टी को खामोश रहना चाहिए या उसको आवाज सुर में सुर मिला करके बोलना चाहिए कि भाई जितना गंभीर आरोप लगा है उस आरोप के बदले जांच तो होनी चाहिए, वो खुल करके उसके खिलाफ सामने सामने कूद करके आ रही है, चाहे वो महाराष्ट्र से आवाज हो, चाहे सेंट्रल से हो, चाहे बिहार से हो। तो ये एक चिंता की बात इसलिए है कि ऐसे इससे समझ में आता है कि ऐसा कोई मामला जरूर है जिससे हैंड इन ग्लव्स है, एक दूसरे मिले हुए, एक दूसरे की सपोर्ट पर ये काम किया जा रहा है। जैसे पहले मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो अब समझ चुके हैं कि कैसे नए वोटर्स जोड़े जा रहे हैं, तो इसलिए अभी नया सिस्टम ये लाया गया है कि कैसे वोटिंग स्टार्ट करके इस बार जीत हासिल की जाए। क्योंकि पहली बार तो 1 का 4 किया जाता था, अब 4 का 3 कैसे करना, 4 का 1 कैसे करना, उस तरह नाम काट करके आप देखिए कि या तो उसको बांग्लादेशी बना दीजिए बीजेपी की तरफ से, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको बांग्लादेशी या विदेशी नहीं बता रहा है, लेकिन भाजपा के लीडर जो है उसको बांग्लादेशी और फॉरेन नेशनल और पता नहीं कहां कहां से जोड़ करके कर रहे हैं। तो इससे साफ संकेत ये नजर आ रहा है इस पूरे खेल के अंदर कि ऐसी कोई बहुत बड़े लेवल से एक रणनीति बना करके लगातार विपक्ष को परेशान करने की बात की जा रही है। वहीं अगर जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने कहा कि विधानसभा इलेक्शन में नाना पटोले जो है वो जीते पोस्टल वोट से, तो मैं ये भी कहूंगा कि वहां पर कांग्रेस जो था महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर, वो लड़ाई की जगह पर इस जीत पे आ चुका था कि उनको ये था जीत तो हम गए हैं 100%। अब ये था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, तो वहां भी एक बहुत बड़ी मार खाई है उन्होंने। स्लीपर सेल तो मौजूद ही है, लेकिन उनके लीडर भी जो थे उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर, वो लोकसभा जीत के बाद ये मान चुके थे कि वो पावर में आ रहे हैं, और पावर में आने के बाद में बस मुख्यमंत्री बनना ही बाकी है। तो वो उस प्रचार को लेकर के जो गुटबाजी उनकी आपस की थी वो बहुत हावी हो गई थी, वो भी एक मार पड़ी है। तो इन सारी ही चीजों को कांग्रेस को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों के अंदर अगर राज्य में किसी भी राज्य में इलेक्शन होते हैं तो वहां गुटबाजी कम की जाए, उनके स्लीपर सेल्स खत्म किए जाए, अलायंस के साथ किस तरीके से मिलकर के बात की जाए। रविंद्र जी जी, इकबाल भाई ठीक बात कह रहे हैं। इकबाल भाई ने अहम बात बोली सर कि ये ऐसा लग रहा था कि सब मिले हुए हैं, तो ऐसा तो लग रहा था हमको भी कि भाई जगदीप धनखड़ और सरकार मिले हुए हैं। आज तो किशोर भाई ये पता ही नहीं जगदीप धनखड़ है कहाँ, क्या वो भी राजीव कुमार की तरह विदेश चले गए क्या? म्यूट है दादा, म्यूट है किशोर दा, म्यूट है आपका। हाँ अभी हाँ, अरे यार म्यूट तो उधर से ही करते हो आप। नहीं मेरे हाथ में नहीं है दादा, तो मैं मिस्टेक हो गया होगा। हाँ मैं बता रहा हूँ कपिल सिब्बल ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल उठाए है अमित शाह जी से कि उपराष्ट्रपति श्री का आदमी अगर हेबियस कॉर्पस से कोर्ट में हाजिर किया जाए तो बहुत ही अजब गजब हो जाएगा। लेकिन एक जयंत माइंडकर ने एक बात बोली
कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत का विपक्ष का नेता इलेक्शन कमीशन के बर्ताव पे लगाता है और उसका जवाब पहला आता है देवेंद्र फडणवीस से, और देवेंद्र फडणवीस का जवाब बहुत अच्छा है कि भारत के विपक्ष के नेता के दिमाग की चिप खराब हो गई। उसके बाद वो बोलता है कि इसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई। मां कसम कंप्यूटर का कुछ भी समझता नहीं है। देवेंद्र फडणवीस वो गंगाधर फडणवीस का लड़का है और चारित्र के बारे में हमने बहुत सीखा है गंगाधर फडणवीस, लेकिन आज करीबन 1 लाख करोड़ का मालिक है। और इकबाल, मैं आपको बता रहा हूं, नितिन गडकरी अपने बच्चों को बड़ा नहीं करते तो उनका प्राइम मिनिस्टर का चांस कोई नहीं टाल सकता। आज भी नागपुर में लंदन स्ट्रीट बना रहे हैं वो, तो 50% कमीशन खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में बहुत अच्छा रहना चाहिए। ये गुजरात ला भी हावी हो गई है ना। इन्होंने कांग्रेस के 70% लोगों को अपने पास ले लिया है केवल ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से। अभी हमारे विदर्भ के जमीन से आए हुए भूषण गवई यहाँ सीजेआई है, या उन्होंने कुछ करना चाहिए, इस पे करना चाहिए। ऐसे चुनाव होंगे तो अच्छे लोग तो चुन के ही नहीं आएंगे। गुंडे, मवाली, कॉन्ट्रैक्टर, यही लोग चुन के आएंगे। मैं बहुत व्यथित हूं। यह ऐसी राजनीति हमको देखने को मिलेगी, इससे व्यथित हूं। ये लोग आदर्श की बात करते थे, यही लोग बोलते थे पार्टी विद डिफरेंस। इनका डिफरेंस दिख रहा है। मैं तो निशिकांत दुबे और वो मनोज तिवारी को भी देख रहा था, कांवड़ यात्रा निकालने के बाद कैसे तमाशा कर रहे थे। भैया, चुनाव इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी पावित्र्य को खो दिया जब उसने पंत प्रधान को घटिया भाषण देने के लिए लोकसभा में ही चुनाव अलाउ किया, कि कहा कि वो क्या क्या भैंस ले जाएंगे, मंगल सूत्र ले जाएंगे, नल की टोटी ले जाएंगे, ये सब अलाउ कर दिया। हिंदू मुसलमान पे अलाउ कर दिया। अभी क्या चल रहा है, एक ही एजेंडा है। वो शाम के 5 बजे चालू हो जाते हिंदू मुसलमान। बस यही है। महाराष्ट्र में भी वही है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि यहाँ आपको मराठी आती कि नहीं आती, इस पे चालू है। अरे मेरी जिंदगी गई महाराष्ट्र में और किसानों में लड़ते हुए, और ये बंबई में बैठे हुए लोग डिसाइड करते हैं। ये सब गलत हो रहा है। ये जो मौसम बना है अभी राजनीति का, उसके अंदर भारत में प्रजातंत्र फर्जी है, ये जो मैसेज गया है, ये मैसेज सुधारने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। जी, भाई, अब कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या है? क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? ये तो मानने को तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन, तो क्या करेंगे भरत भाई? जी मुझसे पूछे। जी, मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा? आप लोगों ने, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें सब डिटेल्स दे दी, उसके बाद बेंगलोर में यात्रा निकाली, कल दोबारा से एक यात्रा निकलेगी पार्लियामेंट से लेके और इलेक्शन कमीशन तक, लेकिन इनको तो कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है चुनाव आयोग को। देखिए, चुनाव आयोग के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अभी घमंड में अभी जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पे 100-150 साल नहीं, 1000-2000 साल तक हम राज करने वाले हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। ये भारत देश है और भारत देश में जब जिसने जिसने घमंड किया, उसके घमंड को देश की जनता ने तोड़ा है। वो अलग अलग रीजन से, अलग अलग वजहों से तोड़ा है और वो समय आ गया है। अब समय आ गया है। देश की जनता, देखिए, विपक्ष जो लड़ाई लड़नी चाहिए, कांग्रेस को जो लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे वो अभी बेंगलुरु में जिस तरह से हमने
एक मीटिंग लिया और उस मीटिंग में आपने देखा होगा किस तरह से जनता उमड़ी थी। ये दिखाता है कि देश की जनता में आक्रोश है। बस अब ये उस देश की जनता के आक्रोश को हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं और उसको सड़क तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये हमारा जो है पहला ध्येय होना चाहिए और हमारा है। और हम बहुत जल्दी जो है इस देश में ईवीएम के साथ साथ, अभी ईवीएम वाला तो जो है वो बात अब रह गई है ऐसे ही, अब तो आ गया है कि पूरा देश में ही वोट चोरी हो रही है। और ये चोरी किस तरह से हो रहा है वो 5 तरीका भी बता दिया राहुल जी ने कि किस तरह से चोरी हो रहा है। तो जगह रुका नहीं गया। ईवीएम पे जो हमें शंका थी वो शंका है और आगे भी रहेगी। चाहे आप ये कह लें, बार बार ये कह लें, कुछ पत्रकार कुछ चैनल ये कह लें कि आप कर्नाटक जीते तो आपने कुछ नहीं कहा, आपने जो है यहाँ जीता तो आपने कुछ नहीं कहा, आप वहां जीते। ऐसा नहीं है। आपको जहां जीतना था आपने वहां पे जिताया, आपको जहां हरवाना था आपने वहां पे हरवाया। ये एकदम सीधा स्पष्ट तौर पे आपको बता रहा हूं। लेकिन अब अगर देश की जनता जागरूक हो रही है, बस उसे हमें मोटिवेट करना है, चाहे वो किशोर जी हो चाहे विपक्ष हो। और सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं, देश की पत्रकारिता जिस तरह से चरण चुंबक बन चुकी है सरकार की, देश के प्रधानमंत्री के, कुछ ऐसे पत्रकार अभी हैं, कुछ ऐसे चैनल्स अभी हैं जो अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो बेचारे लड़ते हैं, लेकिन लड़ने के बाद क्या होता है हर्ष, आप देख सकते हैं सब लोग जो है वो बेचारे वो उस चैनल से गायब हो जाते हैं, या वो चैनल को अदानी अंबानी खरीद लेते हैं, और या वो पत्रकार बेचारा अपना यूट्यूब चालू कर देता है या खुद अपना खुद एक चैनल चालू करता है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे पत्रकारों को सलाम करता हूं जो आज भी देश के संविधान को, देश के पत्रकारिता को बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े तो भी वो डर नहीं रहे। तो उसी तरह से देश की जनता, देश का विपक्ष और देश का वो भाई लगता है भाई साहब का भरत भाई का कनेक्शन भी कट गया। जयंत भाई आपके पास आऊंगा मैं क्लोजिंग कमेंट्स के लिए। ये तो काफी गंभीर चिंता वाली बातें बताई हैं, आपका क्या विचार है, क्या समाधान निकल सकता है अब? भरत भाई वापस आ गए लगता है। भरत भाई एक मिनट जी भरत भाई बात पूरी कर लीजिए अपनी। जी, मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह से देश में जो चल रहा है अब ये जरूरी हो गया है और ये होगा, क्योंकि देश की जनता, देखिए आप बताइए मुझे, जो देश की स्थिति है आज, वो देश की स्थिति ये हो गई है कि भूखमरी के कगार पे आ गए। 80 करोड़ देश की जनता को आप अनाज देते हैं, वाहवाही लूटते हैं कि देश की 80 करोड़ जनता को हम अनाज दे रहे हैं, यानी कि आप मानते हैं कि देश की 80 करोड़ जनता के पास अनाज नहीं है, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो देश की 80 करोड़ जनता अगर आज उनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए मोहताज है, तो आज वो 80 करोड़ जनता का पेट और आप काटते जा रहे हैं। हर चीज महंगाई अपने चरम पे पहुंच चुकी है, महंगा हर चीज हो चुका है। तो ऐसे में देश की जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? और कुछ ही लोगों के पास धन बचा है, कुछ ही लोग जो है अमीर हो रहे हैं, बाकी पूरा देश गरीब हो रहा है। तो देश की जनता ये देख रही है ना कि अब हमारे पेट को भी मारा जा रहा है। उसमें सत्ताधारी जो है पार्टी के भी कार्यकर्ता, उनका परिवार, उनका भी घर है, वो भी है, लेकिन कुछ मजबूरी बस नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब वो मजबूरी की बाधा वो टूट रहा है। वो सब बोलते हैं ना, एक धैर्य की जो बाधा होती है वो टूट रही है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है देश की जनता समझेगी। 2029 तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है एक बड़ी क्रांति होगी। और वो क्रांति राहुल जी ने शुरुआत, जो हमारी पार्टी के जो विपक्ष के नेता है, हमारे नेता राहुल जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट होके और ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जी जी बिल्कुल ठीक है। जयंत जी अब आप बताइए, क्या आपके क्लोजिंग कमेंट हैं? पूरी डिबेट आपने सुनी। देखिए, मेरा इसमें जो मानना है कि हमारी एक वेव है हिंदुत्व वर्सेस ऑल, जो 2014 से निकली है और जो हाल में अपने लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन हुए, उसमें से जो भी आपने बताया कि भाजपा और उनके सहयोगियों को महाराष्ट्र में 44% मिले। अब 44 में से अजीत पवार और शिंदे गुट को मिले हुए अगर हम निकाल दे तो जो रेशो रहता है, आज भी भारत की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब करीब 30 से 35% लोग पूरी तरह के संघ परिवार को मानने वाले मौजूद है। 30 से 35 हमारी जो 30 से 35 ये जो दिख रहा है, और ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और ये बहुत बड़ी है।
और हमारी जो लड़ाई है इसमें से जो जो कई चीजें निकाली है कि एक ओबीसी के लिए जो निकाला है कि जो जनगणना की बात राहुल गांधी ने की थी, क्योंकि ये जो 30 to 35 में केवल अपर कास्ट नहीं है, अपर कास्ट तो है, लेकिन अपर कास्ट के बाद अगर कोई बहुत बड़ा तबका है तो वो है ओबीसी का। इसके लिए वो ओबीसी का ही जिसके लिए राहुल गांधी ने वो बात कही थी जनगणना की, वो भी बात अभी चल रही है, लेकिन उसके ऊपर भी वो बिहार का में उसका नतीजा आएगा। मुझे इसके बारे में बिल्कुल कंक्लूड करना है तो शरद पवार जी ने कही हुई बात याद आती है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे भारत में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर तालुका में, हर विलेज में लेके जाओ और वो बताओ। और अगर कांग्रेस के पास, कांग्रेस जो पूछ रही है कि हम ये मोर्चा बनाएंगे, हम इसके ऊपर ये करेंगे वो करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार ने जो नुस्खा बताया है, मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये बात आप जितने कुछ मेरे ख्याल से पूरे भारत में कहीं 300-400 जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट्स है और कुछ 4000 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है असेंबली और लोकसभा मिला के, हर जगह ये पहुंचाए, ये एक प्रकार से यही कैंपेन है। हम इन्हें हर हर कॉन्स्टिट्यूंसी का दूसरी विभिन्न पार्टी के नेता सोचने लगेंगे, भाई ये घर में, ये रूम में एक साथ जहां एक आदमी रह नहीं सकता वहां 40 आदमी, कहा 60 आदमी कैसे रहेंगे। जयंत पांडुरंग माइनकर नाम का आदमी जो मुंबई में यहाँ बैठा है, मैं हो सकता है मेरा यवतमाल में भी नाम होगा, लेकिन यवतमाल में मेरा नाम नहीं है, भले ही मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहां का हूँ, ना मेरा और कहीं बिहार में है, लेकिन अगर मेरा नाम कहीं और है तो ये इलेक्शन कमीशन की डिजिटाइजेशन डेटा वालों की ड्यूटी है कि चलो पूछो कौन है जयंत पांडुरंग माइनकर, जिसका फोटो वही है। और इतनी कैपेसिटी आज की टेक्नोलॉजी में है। बस ये दो चीजें कीजिए, 2029 का नतीजा कुछ अलग आ सकता है। प्रभाकर जी, आपका कनेक्शन थोड़ा पुअर है, लेकिन अभी कुछ स्टेबल हुआ है, अगर आप अपने क्लोजिंग कमेंट्स बताना चाहें। हाँ, यही मैं बोल रहा था कि अभी बीच बीच में मेरी लाइन कट रही, टूट रही, तो पूरा सुन नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है, जो भी कुछ सुना उसके मुताबिक मैं बात करना चाहूंगा। और बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि ये जो अभी तक तो मेरे 45 साल हो गए जर्नलिज्म में हूं मैं, लेकिन ये पहली दफा देख रहा हूँ कि एक विरोधी पक्ष नेता, प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष का नेता खड़ा होकर इसी के खिलाफ इतना सबूत देता है और उसकी अगर कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहती है इसी, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने लायक बात है। तो कनेक्शन पूरा है, लेकिन उन्होंने अपनी बात कन्वे कर दिया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार डिबेट में आप जुड़े। भरत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, भरत भाई, जयंत भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इकबाल जी, आज बिटिया की शादी है उसके बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जुड़े थे किशोर तिवारी जी, उनका भी धन्यवाद, प्रभाकर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी जो हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। और इस तरह के प्रोग्राम हम लोग लगातार आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप लोग हमारा हौसला अफजाई करें, आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर एक और डिबेट लेकर हम लोग आपके सामने हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।